हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एज वेल एज इसको हम एवोल्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो मार्क्सिज्म का पार्ट 1 है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में मार्क्सिज्म के काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स हैं, and the main strands can be categorized into classical Marxism, world system theory and dependency theory, Gramscianism, critical theories and new Marxism. Classical Marxism जो है वो imperialism से concerned है and it's based on the ideas of Marx, Engels, Lenin and Rosa Luxemburg. वहीं world system theory and dependency theory बात करती हैं inequality की, dependency की, core periphery and semi-periphery की, and it's supported by A.G. Frank and Immanuel Wallerstein. उसके बाद आता है Gramscianism, which is based on the ideas of Antonio Gramsci and talks about hegemony. And then comes the critical theories, जो कि classical Marxism के कुछ ideas को reject करती है और ये focus करती है superstructure पर rather than the base. और उसके बाद आता है New Marxism, जो कि कहता है that we should go back to the old ways or the classical Marxism. इनको ना ही आप सिर्फ strands of Marxism बोल सकते हैं, बल्कि इसके थ्रू आप इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिज्म की एवोल्यूशन को समझ सकते हैं. So let's start discussing these strands one by one. सबसे पहला स्ट्रैंड है क्लासिकल मार्क्सिज्म, जो कि है बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ मार्क्स, एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन एंड रोजा लग्जमबर्ग. और क्लासिकल मार्क्सिज्म मानता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी दो कंटेंडिंग क्लासेस हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में हम उन्हें स्टेट्स कहते हैं. एक हैं द रिच स्टेट्स, जिन्हें कैपिटलिस्ट स्टेट्स, कोर, डेवलप्ड स्टेट्स या एडवांस स्टेट्स भी कहा जाता है. दूसरी तरफ है अंडर डेवलप्ड स्टेट्स, जो कि हैं प्लोरिटरी स्टेट्स. इनको डोमिनेट किया जाता है एडवांस स्टेट्स द्वारा, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द डोमिनेटेड स्टेट्स. इनको पेरिफेरी भी बोल सकते हैं. तो डोमेस्टिक स्फेयर की तरह इंटरनेशनल स्फेयर में भी क्या होता है, रिच स्टेट्स जो हैं वो पुअर स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं. मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये सब कैसे होता है. जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स होती हैं वो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स से उनका चीप लेबर लेती हैं, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, बदले में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पुअर स्टेट्स की मार्केट में भेज देती हैं. और ये होता है थ्रू इंपीरियलिज्म एंड वॉर. इंपीरियलिज्म के थ्रू एक स्टेट दूसरी स्टेट को डोमिनेट या कंट्रोल करता है, और इसी तरह होता है पुअर स्टेट्स का एक्सप्लॉयटेशन. और ये एक्सप्लॉयटेशन हम कैसे एंड कर सकते हैं? थ्रू स्प्रेड ऑफ अ सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर. ये मान के चलती है कि वर्कर्स रेवोल्यूशन करेंगे अपने एक्सप्लॉयटर्स के अगेंस्ट. उससे स्टेट्स जो हैं वो सोशलिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर सारी सोशलिस्ट स्टेट्स जो हैं वो साथ में आ जाएंगी. दे वुड जॉइन हैंड्स, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा. और ऐसे इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर में यूनिटी होगी, इक्वालिटी होगी, सब प्लोरिटरी जो हैं वो मिलकर रहेंगे, यूनाइटेड होकर रहेंगे. ऑल्सो ये मान के चलता है कि कैपिटलिज्म हैड एंटर्ड अ न्यू स्टेज. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैपिटलिज्म अपनी फाइनल स्टेज में आ गया, जो कि इसकी हाईएस्ट स्टेज भी है, और इसका नाम है इंपीरियलिज्म, जिसे मोनोपोली कैपिटलिज्म भी कहा गया है, क्योंकि ये नेचर में मोनोपोलिस्टिक है. और इसी से रिलेटेड एक फेमस कोट है दैट इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. और इसी नाम का एक इन्फ्लुएंशियल वर्क भी है जो कि पब्लिश किया गया था 1917 में लेनिन द्वारा. लेनिन जो है वो मार्क्स के आइडियाज को तो एक्सेप्ट करते थे, बट वो ये भी मानते थे कि समय के साथ साथ कैपिटलिज्म का कैरेक्टर भी थोड़ा चेंज हो गया है, उसने अपनी फॉर्म बदल ली है. और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कोर एंड पेरिफेरी का, जिसको उन्होंने डिफाइन किया था एज अ 2 tier सोशल सिस्टम. तो जैसा कि मैंने पहले बताया, लेनिन भी ये मानते थे कि कैपिटलिज्म हैज एंटर्ड इट्स हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज, और इस स्टेज में एक 2 tier सोशल स्ट्रक्चर या 2 tier सोशल सिस्टम है, जो कि है कोर एंड पेरिफेरी. और इसी कॉन्सेप्ट को वॉलरस्टीन ने बाद में थोड़ा मॉडिफाई किया और 2 tier की बजाय 3 tier बताए.
जिनमें आते हैं कोर, सेमी पेरिफेरी एंड द पेरिफेरी। तो ये है क्लासिकल मार्क्सिज्म, और वी कैन से द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब बात करते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को दिया गया था इमैनुअल वॉलरस्टीन द्वारा। इस थ्योरी को 1970s के दौरान डेवलप किया गया था, और इसका मेन आइडिया ये है कि जो वेल्दी कंट्रीज होते हैं वो दूसरे कंट्रीज से बेनिफिट्स उठाते हैं और उनके सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये थ्योरी मॉडर्न वर्ल्ड को एक ग्लोबल वर्ल्ड सिस्टम मानती है, जिसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं, जो कि हैं कोर, जो कि हैं पावरफुल कंट्रीज, फिर आते हैं पेरिफेरी, जो कि हैं एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज, और फिर आते हैं सेमी पेरिफेरी, विच आर अ मिक्स ऑफ कोर एंड पेरिफेरी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोर होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं यूएसए, यूके और जर्मनी जैसे कंट्रीज को। ये इकोनॉमिकली और मिलिटरीली पावरफुल होते हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, और यहाँ पर हाई लेवल की प्रोडक्शन की जाती है विच इज़ बेस्ड ऑन स्किल्स। और इसीलिए जो दूसरे देशों के स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इन देशों में आकर काम करना प्रेफर करते हैं, और साथ ही साथ ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं रादर देन द रॉ मटेरियल्स। सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो होती हैं वो इन्हीं कंट्रीज से स्टार्ट होती हैं। साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल और चीप लेबर के लिए एक मार्केट होती है, और ये रॉ मटेरियल और चीप लेबर आता है पेरिफेरी कंट्रीज से, क्योंकि कोर के पास अपने रॉ मटेरियल्स नहीं होते हैं, और इन्हें पेरिफेरी कंट्री से चीप लेबर भी मिल जाता है, क्योंकि उन कंट्रीज में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल्स काफ़ी लो होते हैं। और साथ ही साथ जो कोर होता है उसमें एक बुर्जुआ क्लास होती है जो कि वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, पावर होती है इनके पास। फिर आते हैं पेरिफेरी। पेरिफेरी कौन होते हैं? जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कम होती है, और ये मेनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती हैं, एग्रीकल्चर पर ये डिपेंड करती हैं। पेरिफेरी का मतलब ही ये होता है कि सेकेंडरी या दूसरे दर्जे का। इसमें आते हैं मेनली कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, और पेरिफेरी को कोर का सैटेलाइट माना जाता है, क्योंकि ये कोर के लिए एक सैटेलाइट की तरह फंक्शन करती हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज को चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी कमी कोर के पास होती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन कंट्रीज में भी एक बुर्जुआ क्लास होती है जो कि नंबर में बहुत छोटी होती है, लेकिन ये कुछ बेनिफिट्स एंजॉय करती हैं। पेरिफेरी कंट्रीज में कोर कंट्रीज अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करते हैं, जिन्हें एमएनसीज और टीएनसीज भी कहा जाता है, और इसके थ्रू भी पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करके कोर काफ़ी पैसा कमाता है, क्योंकि पेरिफेरी कंट्रीज में जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट की जाती है इन एमएनसीज और टीएनसीज द्वारा, वो जाती तो कोर कंट्रीज के पास हैं, और इस प्रकार वेल्थ जो है वो ड्रेन कर जाती है टुवर्ड्स द कोर। और जो बुर्जुआ क्लास है वो भी इन कंपनीज के साथ मिलकर कार्य करते हैं और इसके थ्रू अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। और इसके बाद आता है सेमी पेरिफेरी, जिसमें कोर और पेरिफेरी दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोर होता है डेवलप्ड, पेरिफेरी होते हैं अंडर डेवलप्ड, और सेमी पेरिफेरी होते हैं डेवलपिंग, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन ये पूरा सिस्टम जो है ये अनजस्ट है, इनइक्विटेबल है और एक्सप्लॉयटेटिव है। कोर कंटिन्यूसली पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करता है, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेरिफेरी कंट्रीज में बेचता है, उससे पैसे कमाता है, और उन्हीं गरीब कंट्रीज से उनका लेबर और रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करता है, रिसीव करता है, विच मीन्स कि उनकी रिसोर्सेज को ना ही सिर्फ खत्म कर रहा है बल्कि एक्सप्लॉइट कर रहा है। That's why this system is exploitative and also inequitable and unjust. इस पूरे सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ फायदा उठा रहा है कोर। पेरिफेरी का तो सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि वो तो डिपेंडेंट हो जाते हैं कोर पर, कि कोर की कंपनीज आएं, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम कुछ कमा सकें। लेकिन पेरिफेरी डजंट रियलाइज कि उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इवन सेमी पेरिफेरी कंट्रीज को भी कोर कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही भेजते हैं, और जो पेरिफेरी कंट्रीज हैं वो तो सिर्फ कोर के एक सैटेलाइट की तरह परफॉर्म करते हैं।
बट वॉलरस्टीन यहाँ एक और बात कहते हैं दैट दिस सिस्टम इज नॉट ट्रांजिटरी, ये चेंज होता रहता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज जो कंट्री पेरिफेरी में है कल वो कोर होगा। और इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है चाइना, जो बहुत साल पहले एक अंडर डेवलप्ड या पेरिफेरी होता था और आज के समय में एक कोर है। सो दिस इज द वर्ल्ड सिस्टम थियरी। इसी से रिलेटेड एक ट्विन थियरी है जिसे कहा जाता है डिपेंडेंसी थियरी। ये दोनों ही थियरी साथ साथ चल रही थी टुवर्ड्स द 1960s एंड द 70s, और इंटरनेशनल रिलेशंस की पर्सपेक्टिव में इसके मेन प्रोपोनेंट हैं A.G. फ्रैंक। और इस थियरी के पीछे की जो इंस्पिरेशन है वो है द लैटिन अमेरिकन नेशंस। उन देशों की वर्किंग से इंस्पायर होकर ही ये थियरी दी गई है। इनमें आते हैं कंट्रीज लाइक चिली एंड अर्जेंटीना। इस थियरी का भी मेन टेनेट या प्रिंसिपल यही है कि कोर जो है वो पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करता है। पेरिफेरी की रिसोर्सेज को कोर द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साथ ही साथ ये इसको नियो कलोनियलिज्म की न्यू फॉर्म भी मानते हैं। डिपेंडेंसी के थ्रू कोर कंट्रीज जो हैं वो अपनी फॉर्मर कॉलोनीज पर दोबारा से एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रही हैं। जैसा कि वर्ल्ड सिस्टम थियरी में था, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी, यहाँ पर भी है कोर एंड पेरिफेरी। पेरिफेरी कंट्रीज या डिपेंडेंट स्टेट्स डिपेंडेंट है किस पर? कोर पर। और इन टर्न जो डिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो डोमिनेटिंग स्टेट्स को सप्लाई करती हैं चीप मिनरल्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एज वेल एज चीप लेबर। रिच कंट्रीज जो हैं वो पुअर कंट्रीज के रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। जस्ट लाइक इन वर्ल्ड सिस्टम थियरी, रिच कंट्रीज अपने फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं वो पुअर कंट्रीज को सप्लाई करते हैं ताकि उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकें। और बदले में क्या करते हैं? पुअर कंट्रीज के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और जो उनका लेबर होता है उनको वो अपने देश में इंपोर्ट कराते हैं। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी डिपेंडेंट हो जाते हैं डोमिनेंट कंट्रीज पे। वो किस चीज के लिए? टेक्नोलॉजी के लिए और कैपिटल के लिए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ना कैपिटल होता है, और डोमिनेंट कंट्री जो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी है या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है वो इन गरीब देशों को दे देती है। और ये डिपेंडेंसी किन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बिल्ड की जाती है? थ्रू फॉरेन एड एंड TNCs। रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज को फॉरेन एड देते हैं ताकि वो उन पर डिपेंडेंट बन सकें, और साथ ही साथ अपनी TNCs भी वहां पर एस्टैब्लिश करवाते हैं। जो मेजर प्रॉफिट है वो स्टिल रिच कंट्रीज ही अर्न करते हैं। TNCs का भी जो सरप्लस पैसा होता है वो रिच कंट्रीज के पास चला जाता है। और मोस्टली केसेस में तो इन TNCs की वजह से जो लोकल कंपनीज होती हैं या डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार डिपेंडेंसी थियरी और वर्ल्ड सिस्टम थियरी दोनों ही बताती हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में भी कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और किस प्रकार देशों को डिपेंडेंट बनाया जाता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में एक इनइक्वालिटी लाई जाती है। जो रिच कंट्रीज हैं दे गेट रिचर और जो पुअर कंट्रीज हैं दे गेट पुअरर। सो इन थियरीज के थ्रू इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्सो द डिपेंडेंसी थियरी केम एज अ रिएक्शन टू द मॉडर्नाइजेशन थियरी। मॉडर्नाइजेशन थियरी ये कहती थी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये एक ट्रांजिटरी स्टेज में हैं। स्टेट्स पहले अंडर डेवलप्ड होते हैं, लेटर ऑन वो डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके रिएक्शन में दी गई डिपेंडेंसी थियरी। इसके अलावा डिपेंडेंसी थियरी के एक और बहुत मेजर प्रोपोनेंट हैं, वो हैं फर्नांडो कार्डोसो। पर उनको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जब हम इस थियरी को समझते हैं तब उन्हें स्टडी किया जाता है। यहाँ पर हम इसे IR के पर्सपेक्टिव में स्टडी कर रहे हैं अंडर मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का नेक्स्ट स्ट्रैंड है ग्रामशियनिज्म, जो कि इन्फ्लुएंस्ड है एंटोनियो ग्रामशी के वर्क से, जिनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है प्रिजन नोटबुक, जो कि उन्होंने प्रिजन में रहते हुए लिखी थी। और इसमें उन्होंने दिया था हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। यूजुअली मार्क्सिज्म मानता है कि इकोनॉमिक बेस जो होता है वो सुपरस्ट्रक्चर को डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है, और अगर इकोनॉमिक बेस में चेंज आता है तो सुपरस्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। लेकिन ग्रामशियनिज्म ये मानता है कि अगर सुपरस्ट्रक्चर में चेंज आता है दैट लीड्स टू अ चेंज इन इकोनॉमिक बेस। सो सुपरस्ट्रक्चर,
इकोनॉमिक बेस को डिटरमाइन करता है अकॉर्डिंग टू ग्रामशियनिज्म। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसी से रिलेटेड है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस या हिंदी में वर्चस्व, और इसका मतलब लीडरशिप भी होता है। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ग्रामशी ये बताते हैं कि कैसे बुर्जुआ क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का यूज करती है अपनी पावर को कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में मेंटेन करने के लिए। हेजेमनी में वो बताते हैं कि कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास के माइंड में डोमिनेटिंग क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास के आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स डाले जाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को ये लगने लगता है कि वो तो इंफीरियर है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सुपीरियर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। एंड ये वर्क कैसे करता है? थ्रू द सिविल सोसाइटी। ग्रामशी का मानना है कि दो सोसाइटीज होती हैं, एक होती है पॉलिटिकल सोसाइटी और दूसरी होती है सिविल सोसाइटी। तो जो मीडिया है, एजुकेशनल सिस्टम है या एनजीओज हैं, ये सब के सब सिविल सोसाइटी का पार्ट है, और सिविल सोसाइटी के थ्रू ही हेजेमनी को क्रिएट किया जाता है। तो इट्स लाइक कि मीडिया जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के पर्सपेक्टिव से न्यूज दिखाएगी, एजुकेशनल सिस्टम को भी कैपिटलिस्ट डोमिनेट करेंगे, और ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है। जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो ग्लोबल सुपरस्ट्रक्चर को डोमिनेट करती हैं थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ग्लोबल ट्रेड या कल्चरल वैल्यूज और आइडियाज जैसे कि ड्रेस, फूड और एंटरटेनमेंट पर कंसेंट मैन्युफैक्चर करवा के। और इसी प्रकार जो डोमिनेटिंग क्लास है वो सुपरस्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है और उस कंट्रोल को मेंटेन करती है। तो सिर्फ फोर्स का या कोर्सिव मींस का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि कंसेंट का सहारा भी लिया जाता है। एक कंसेंसस के थ्रू ये डोमिनेंस मेंटेन की जाती है। कंसेंशुअल मींस मर्जी से। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो अपनी मर्जी से ये मानने लगती है कि वो सबऑर्डिनेट हैं, और जो डोमिनेटिंग क्लास है वो पावरफुल है। तो जो ग्रामशियनिज्म है ये सुपर स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करता है ओवर द इकोनॉमिक बेस। और इसी वजह से जो अंतोनियो ग्रामशी हैं उनको मार्क्सिस्ट भी माना जाता है, उनको नियो मार्क्सिस्ट भी माना जाता है। दोनों में इनको स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ ग्रामशी ये भी मानते थे कि रेवोल्यूशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अब इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो खुद के कंसेंट से एक्सप्लॉयट होते हैं। उनको लगता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास कर रही है वो सही कर रही है। दिस इज ग्रामशियनिज्म विच इज बेस्ड ऑन ग्रामशीज आइडियाज, और इसमें रॉबर्ट कॉक्स ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने ग्रामशी के आइडियाज को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अप्लाई किया है in order to explain how dominant capitalist powerful states control the global superstructure. उसके बाद आती हैं क्रिटिकल थियरीज, जिसकी डेवलपमेंट में फ्रैंकफर्ट स्कूल ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जब मैं नियो मार्क्सिज्म पर वीडियो बनाऊंगी वहां पर मैं फ्रैंकफर्ट स्कूल को डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्रिटिकल थियरीज मानती हैं दैट देयर विल बी हार्डली एनी रेवोल्यूशन ड्यू टू हेजेमनी। क्रिटिकल थियरीज ग्रामशी के आइडिया से भी प्रभावित हैं, इसलिए ये मानती हैं कि रेवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लॉइटेड क्लास के माइंड को कंट्रोल कर लिया गया है। उस सिस्टम के प्रति उन्होंने अपना एक कंसेंट दे दिया है। वो डोमिनेटिंग क्लास के आइडिया से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं। तो इसलिए सोसाइटी जो है एक वन डायमेंशनल सोसाइटी बन गई है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई रेजिस्टेंस नहीं बची है। और इसीलिए ये बात करते हैं एमेंसिपेशन की एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की, उन्हें इन आइडियाज से इमेंसिपेट करने की, जिन आइडियाज के थ्रू उनके माइंड को कंट्रोल किया गया है। ऐसे आइडियाज से फ्री होने की जरूरत है इंडिविजुअल्स को, सो दे कैन रियलाइज द रियलिटी। और क्रिटिकल थियरीज भी सुपर स्ट्रक्चर पर ही फोकस करती हैं, ऑन एस्पेक्ट्स लाइक कल्चर, एजुकेशन, फैमिली। और साथ ही साथ ये मानते हैं कि नेचर को डोमिनेट करने के चक्कर में ह्यूमंस ने एक दूसरे को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, और इसीलिए ह्यूमंस को जरूरत है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, नेचर के साथ रिकंसाइल करें, बजाय कि उसको डोमिनेट करने के। ऑल्सो दे ले स्ट्रेस ऑन डिस्कर्सिव एथिक्स, जिसमें वो मानते हैं कि किसी भी एक्शन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रॉब्लम्स को थ्रू डेलिब्रेशन या डिस्कशंस, डायलॉग्स और कम्युनिकेशन सॉल्व करते हैं, इससे जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है। एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स कॉस्मोपॉलिटनिज्म,
नियो मार्क्सिस्ट मानते हैं कि ये जो देशों की बाउंड्री है, हमें इससे बियॉन्ड जाने की जरूरत है। वी नीड टू क्रिएट अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है जहां एक देश की जो मॉरल बाउंड्री है वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री को एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक नेशन जो राइट्स अपने सिटीजन्स को देता है वही राइट्स अपने नॉन सिटीजन्स को भी दे। दिस इज कॉस्मोपॉलिटनिज्म एज पर द क्रिटिकल थियरीज। तो जो क्रिटिकल थियरीज हैं ये सेपरेट पर्सपेक्टिव्स का एक ग्रुप है जिसके थ्रू वेरियस थिंकर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस किए हैं, जो मेनली फोकस करते हैं सुपरस्ट्रक्चर पर, और इनका मेन एम है इमेंसिपेशन, इंडिविजुअल्स को लिबरेट करना। दैट इज देयर मेन एम। इसको हम और डिटेल में नियो मार्क्सिज्म के अंडर समझने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है न्यू मार्क्सिज्म। अब ये न्यू मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म के आइडियाज को चैलेंज किया जाने लगा था। उनके इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको नियो मार्क्सिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस वजह से एवोल्यूशन में आया न्यू मार्क्सिज्म, जो कि कहता है वी शुड गो बैक टू द ओरिजिनल आइडियाज। ये कार्ल मार्क्स के ओरिजिनल आइडियाज को सपोर्ट करता है, आइडियाज लाइक हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो इसमें ऐसे मार्क्सिस्ट थिंकर्स आते हैं जो ऐसा मानते हैं कि हमें क्लासिकल मार्क्सिज्म की तरफ वापस चले जाना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि मार्क्स के आइडियाज को जो बाद की जनरेशन आई है उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, और इवन कुछ आइडियाज को तो निग्लेक्ट कर दिया गया है। तो उन्हीं आइडियाज को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, जो कि नियो मार्क्सिस्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। तो नियो मार्क्सिस्ट ये मानते हैं कि जो सोसाइटल लेवल पर हो रहा है, अगर वही वर्ल्ड लेवल पर होने लगे तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस की फॉर्म ले लेता है। जैसे ही सोशल रिलेशंस में चेंज आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी चेंज आता है, और जब भी मोड्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं उससे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी चेंज आता है। तो वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मोड एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो समय के साथ साथ बदलते हैं, उस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस भी बदलता है। मार्क्सिज्म के ओरिजिनल आइडियाज को आईआर के पर्सपेक्टिव में स्टडी करने की कोशिश की गई है। इसमें जस्टिन रोजनबर्ग ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि रियलिस्ट थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो मानते हैं कि रियलिज्म प्रॉपर्ली इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो रोजनबर्ग एक ऐसी थियरी को डेवलप करने की बात करते थे जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदलते समय के अनुसार समझ सके। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं, और उससे स्टेट्स के आपस में रिलेशंस भी अफेक्ट होते हैं, जिससे फर्दर इंटरनेशनल रिलेशंस अफेक्ट होता है, उसमें चेंज आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली आप सोच के देख सकते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शंस की वजह से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, तो वो जो डेमोक्रेटिक स्टेट थी उसके बाकी डेमोक्रेटिक स्टेट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, इंटरनेशनल रिलेशंस भी कॉर्डियल था, बट ड्यू टू द चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉर्पोरेट्स इमर्ज हुए, उसकी वजह से एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गई वहां पर, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो बाकी स्टेट्स के साथ रिलेशन था वो भी खराब हो गया, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस भी चेंज हो गए। इंटरनेशनल रिलेशन में एक वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, क्योंकि अब स्टेट्स की आपस में बनती नहीं थी। So that's why it's important to understand the modes of production in IR. This is the new Marxism. So this is it for today's video, जिसमें हमने समझा मार्क्सिज्म के डिफरेंट स्टैंड्स को, लाइक द वर्ल्ड सिस्टम थियरी, डिपेंडेंसी थियरी, ग्राम्शियनिज्म, क्रिटिकल थियरी एंड द न्यू मार्क्सिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नियो मार्क्सिज्म को। So I hope the topic was clear to you. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।